दोबारा ज्वाइन, अभी ऑडिबल? ओके, नहीं सही, नहीं 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 सर, नहीं नहीं, दोबारा ज्वाइन कीजिए, दोबारा ज्वाइन कीजिए सर। मैं वो रीज्वाइन कर। हाँ, यस यस। आप अधीर साहब, मैं आपके पास आता हूँ। आजकल डबल इंजन और सिंगल इंजन की बात होती है। जब आप डबल इंजन की बात करते हैं तो आप भारत का जो संघीय ढांचा उसका अपमान करते हैं, क्योंकि वो सौतेले हैं। आप वहां पर ऐसे गवर्नर्स बिठा देते हैं जो केंद्र सरकार के एजेंट के तौर पर काम करते हैं, एलजी हो या गवर्नर्स हो, और वो काम ही नहीं करने देते, वो फाइलों पे साइन ही नहीं करते हैं। उनका काम डिसरप्शन पैदा करना है, विघ्न पैदा करना है, बल्कि कैसे करके इनकी परफॉर्मेंस को डाउन करना है। ये कैसा भारत है, ये कैसा संघीय ढांचा है जहां पे गवर्नर्स एक ऐसा लगता है कि ऐसे एजेंट के रूप में काम कर रहा है जो आपकी प्रगति के अंदर ही बाधक हो जाता है। और फिर प्रधानमंत्री बातें बड़ी बड़ी कहेंगी, लेकिन उनका जो काम है, जो एक्शंस हैं, वो हर जगह ऐसा लगता है कि वो एक तरह से, मैं क्या कहूं उसको, कि पक्षपात पूर्ण है, सारे के सारे बायस हैं एकदम पूरे। अदील साहब जी बिल्कुल, जैसा आपने जिक्र किया कि डबल इंजन, जब ये जुमला ही कहूंगा मैं तो, जब ये जुमला पहली बार इस देश के लोगों के सामने 2014 के बाद जब भी राज्यों के चुनाव होने शुरू हुए, तो इस देश के लोगों को बहुत ही भला लगा, बहुत ही अच्छा लगा कि डबल इंजन नाम की कोई चीज आई है। जबकि वो राज्यों के लिए साफ तौर पर इस देश के संघीय ढांचे के लिए एक धमकी थी कि अगर राज्यों में किसी दूसरे दल की सरकार होगी तो केंद्र उसे सहयोग नहीं करेगा। उसे इनडायरेक्टली इन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार होगी तो और ज्यादा विकास होगा। तो उस तरीके से वो धमकी पहली धमकी थी। उसके बाद हम आगे चलते गए, हमने सारी चीजें देखी, हम सभी जानते हैं। और जो आज का टॉपिक है, इस टॉपिक पे अगर हम सभी बात करने लग जाए तो पूरा दिन निकल जाएगा। जो पिछले 9 साल में डेमोक्रेसी के साथ हुआ, इस देश के संघीय ढांचे के साथ हुआ, संविधान के साथ हुआ, और ऑटोनोमस जो हमारे इंस्टीट्यूशंस थे उनके साथ हुआ, तो एक बड़ी लंबी, और इस पे एक, मुझे नहीं लगता कि हम सभी अगर कुछ किताबें लिखने लगे तो उपन्यास बन जाएंगे। तो खैर उसके बाद होते होते यहां तक नौबत आई कि इस देश की और इस दुनिया की जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय दल होने का दावा करता है, उसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है और हमारे हिमाचल से आते हैं, वो एक जगह ये कहते हैं कि इस देश से जो क्षेत्रीय दल हैं वो खत्म हो जाएंगे। तो हम सोच सकते हैं कि लोकतंत्र की दिशा में वो राजनीतिक दल और उसका अध्यक्ष इस तरह की बातें करता है कि इस देश से क्षेत्रीय दल एक दिन खत्म हो जाएंगे। तो सीधा सीधा इनडायरेक्टली जो डेमोक्रेसी थी इस देश की, जो इस देश की संस्कृति के साथ जुड़ा एक, जो हमारा 1947 से लेकर जब संविधान तैयार किया गया हमारा, और उसके साथ जो हमारे ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन थे, संविधान पीठ थी, डेमोक्रेसी थी, जिसकी स्थापना इस देश की जरूरतों और इस देश के जो भिन्नता है इस देश में, उसको देखकर इस देश में लोकतंत्र की स्थापना की गई। और 2 टाइप पार्टी सिस्टम भी यहाँ नहीं था, ना 3 टाइप पार्टी सिस्टम था। तो वो सारी चीजें अब ले देकर, और अब जो सारी चीजें अगर हम महाराष्ट्र के उस पे आए, या उससे पहले भी हम पिछले 9 सालों में देखें जो अरुणाचल प्रदेश में हुआ कि गवर्नर वहां क्या भूमिका थी, उससे पहले उत्तराखंड में गवर्नर की क्या भूमिका रही, क्या बाकी राज्यों से लेकर जो कल एक सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है भगत सिंह कोश्यारी, मुझे कहते हुए सुबह भी मैं पेट में था कि भगत सिंह जैसा नाम रखने के बावजूद वो भगत सिंह क्या सोचते होंगे कि इन भगत सिंह, आज के दौर के भगत सिंह क्या कर रहे हैं। शहीद भगत सिंह ने क्या ये लोग इस लोकतंत्र की कल्पना की होगी कि उनके नाम का व्यक्ति इस देश में जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं, जिनके लिए हमारे शहीद हुए हजारों लोग, तो उन्होंने इस देश के लोकतंत्र के साथ एक खिलवाड़ किया है। और जो सारी स्थितियां हैं आज हम सभी देख रहे हैं, मंजर आलम साहब, हम 90 के दशक में इन्हें जी न्यूज में देखते थे, हमारे ग्रैंड सीनियर रहे हैं ये, और इन्होंने सारी चीजें देखी हैं, आप सभी ने देखी है, सुनील जी हैं और गढ़वी साहब हैं, तो हम सब ने एक दौर देखा है, कम से कम पिछले 3-3.5 दशक तो हम सभी ने देखे हैं, जो मुझ जैसा भी, क्योंकि शायद उम्र में मैं सबसे छोटा हूं। तो ये जो सारी चीजें थी, ये ऐसे हमारे राजनीतिक मूल्य नहीं थे जो पिछले 9 साल में इस देश के लोगों को देखने पड़े हैं। और इसके जो पीछे जो सारा एक षड्यंत्र रचा गया, लेकिन अच्छी बात दिनेश जी, मैं कहूं, मैं बहुत आशावादी आदमी हूं, आपने भी वही बात कही कि जो भारतीय जनता पार्टी दोबारा से अपनी उसी विकेट पे खेलने आई है, अब जो अपना असली चेहरा,
जो ये मुखौटे इन्होंने लगा के रखते हैं 1925 से, जब से आरएसएस की स्थापना हुई, मुखौटे पे मुखौटे लगाकर देश में ये हर जगह में, हर स्थान पे अनेकों मुखौटे लगाकर ये घूमते रहते हैं। लेकिन अब ये असली अपनी उसी पुराने चेहरे को लेकर सामने आए हैं और अब इन्हें एक्सपोज करना, अपने आप ही एक्सपोज होते जाएंगे। क्योंकि देखिए, मैं हर जगह एक उदाहरण देता हूं, मैं अपने घर में भी एक बात करता हूं। हम अपनी मेहनत की कमाई से एक मोबाइल फोन खरीदते हैं आज की जरूरतों के मुताबिक, जो मुझे आज जरूरतें हैं, और अपनी मेहनत की कमाई से। लेकिन 2.5-3 साल बाद मेरी वो जरूरतें पुरानी हो जाती हैं और मुझे उस मोबाइल में लगता है कि ये मोबाइल मेरी जरूरत का अब नहीं है, तो हम उस मोबाइल फोन को भी चेंज कर देते हैं जो हम अपनी मेहनत की कमाई से खरीदते हैं। तो इस देश की जनता को भी अब समझ आने लगा है कि जो 9 साल पहले हमने जो भूल की, जो एक धोखे में आए हैं हम, और उसके बाद जो हमारे लोकतांत्रिक अधिकार थे, जो हमारे बुनियादी मसले थे, जिस तरह से उन्हें भुला दिया गया और रोज हर 3 महीने बाद एक नया जुमला आ जाता है और पिछले को पीछे छोड़ दिया जाता है। स्वच्छ भारत मिशन से लेकर क्या क्या चीजें पिछले 9 साल में हमारे सामने नहीं आई, लेकिन उनका बजट कहाँ चला गया? वो योजनाएं भुला दी गई, स्मार्ट सिटी भुला दी गई। कुछ हमारे सांसदों ने कुछ गांव गोद लिए थे, अब वो गांव गोद में ही पड़े हैं, कुछ जवान भी हुए हैं, ये किसी को पता नहीं है। तो ये जो सारी स्थितियां हैं, ये इस देश के सामने आज है। और जो आज आपका टॉपिक है, उस पर सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि इस देश में जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं, उसके प्रति इस देश के लोगों की जो भावनाएं हैं, सम्मान है, वो आज भी जिंदा है। और आने वाले समय में जिन लोगों ने इस देश के लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ खिलवाड़ किया है, उन्हें इसके नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। जी, मैं आता हूं सुनील शुक्ला जी आपके पास। आपने